गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मसाई, किर्गिज और गोंड जनजाति के बारे में, जो कि पठारी भाग में निवास करने वाली जनजातियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं मसाई जनजाति की। मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निवास करने वाली जनजाति है। यह एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे सवाना घास कहा जाता है। अगर हम देश के तौर पर देखें तो मसाई जनजाति जो है वह मुख्य रूप से केन्या, तंजानिया और युगांडा के उच्च पठारी भागों में निवास करती हैं। मसाई जनजाति का जो निवास क्षेत्र है मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है, लेकिन ये ऊंचे पठारी भागों में निवास करते हैं, जहाँ पर अपेक्षाकृत रूप से जो जलवायु होती है वह कुछ ठंडी होती है। वार्षिक औसत तापमान जो है वह 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है और वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। अधिकांश वर्षा जो है वह अप्रैल से मई महीने के बीच होती है, बाकी वर्ष का समय सूखा रहता है। इसलिए यहाँ पर सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा होने के कारण प्राकृतिक वनस्पति के रूप में केवल घास पाई जाती है, जिसे सवाना घास कहा जाता है। यह घास पशुओं के चारागाह के रूप में अत्यंत ही उपयोगी मानी जाती है। मसाई जनजाति के लोग जो है वह भूमध्य सागरीय और निग्रोइड प्रजाति का मिश्रण माने जाते हैं। इनके प्रमुख शारीरिक लक्षण होते हैं, इनका कद लंबा होता है, हाथ पैर पतले होते हैं, उंगलियां लंबी होती है, त्वचा का रंग हल्का भूरा व कत्थई होता है, नाक पतला होता है, होंठ मोटे होते हैं, बाल लंबे और घुंघरालू होते हैं। क्योंकि यह एक पशुपालक जनजाति है, ये पशुओं को पालते हैं, इसलिए इनके भोजन का मुख्य भाग होता है दूध और मांस। साथ ही रक्त भी इनके भोजन में प्रमुख स्थान रखता है। ये दूध में रक्त मिलाकर अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। मांस प्राप्ति के लिए भेड़ बकरियों का उपयोग किया जाता है। साथ ही ये ज्वार, बाजरा, मक्का का भी अपने भोजन में उपयोग करते हैं। महिलाओं द्वारा जंगल से कंदमूल और केले एकत्रित किए जाते हैं, जो केवल स्त्रियां और बच्चे खाते हैं। शहद भी इनके भोजन का मुख्य भाग है। यह शहद को ताज़ा एवं उसको शराब बनाकर पीते हैं। साथ ही ये दूध जो है उसे कच्चा ही पीते हैं। सिर्फ बीमार व्यक्ति ही दूध को उबाल कर उपयोग में लेते हैं। इनके वस्त्र चमड़े से बने हुए होते हैं और ये अनेक प्रकार के आभूषण पहनते हैं। हाथ पैर गर्दन में लोहे के तारों से बने हुए कड़े नुमा आभूषण ये पहनते हैं। पुरुषों द्वारा सिर पर टोपी भी लगाई जाती है और इनकी जो चप्पलें होती है वह बैल की खाल से बनी हुई होती है। मसाई जनजाति के जो लोग हैं वे पशुपालन पर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इसलिए इनके निवास स्थान जो है वह स्थायी नहीं होते। जहाँ पर भी चारागाह में इन्हें घास उपलब्ध हो जाती है वहाँ पर ये झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। ये समूह के रूप में निवास करते हैं। एक स्थान पर 40 से 50 परिवार एकत्रित होकर रहते हैं अलग अलग झोपड़ियों में। और ये झोपड़ियाँ जो हैं ये समूह के रूप में बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है क्राल। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, क्राल। अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में जीके में पूछा जाता है क्राल क्या है। तो क्राल मसाई जनजाति के अधिवास है, जिसमें चारों ओर झोपड़ियाँ बनाई जाती है और मध्य का स्थान जो है वह खाली रखा जाता है। वहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। इसका कारण यह होता है ताकि जो चारों ओर से पशुओं को सुरक्षित रखा जा सके, उन पर जंगली जानवर आक्रमण ना कर सकें, और जो क्राल है उसे चारों तरफ से कांटेदार बाड़ से सुरक्षित कर लिया जाता है। क्राल जनजाति का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। इनका वास्तविक धन पशुओं को ही माना जाता है। जिसके पास जितने अधिक पालतू जानवर होते हैं उसे उतना ही अधिक धनवान माना जाता है। पुरुष और बच्चे पशुओं को चराने का काम करते हैं और स्त्रियां दिन भर में घर के कार्य करती हैं। इनके द्वारा पाले जाने वाले मुख्य पशु हैं गाय, बैल, भैंस, बकरी और बकरियां।
बोझा ढोने के लिए ये गधे एवं जानवरों से रक्षा करने के लिए कुत्ते भी पालते हैं। इनका संपूर्ण जीवन केवल पशुचारण पर ही निर्भर करता है और गाय का इनके जीवन में विशेष स्थान होता है। ये गाय को पवित्र मानते हैं, इसलिए उसका वध नहीं करते हैं और ये गोमूत्र से धोए हुए बर्तनों को भी उपयोगी मानते हैं, पवित्र मानते हैं। अगर हम बात करें इनके सामाजिक संगठन की, तो इनमें सामाजिकता का गुण अधिक पाया जाता है। ये समूह के रूप में रहते हैं, जिसका कारण होता है कि बाहरी जातियों के आक्रमण एवं जंगली जानवरों से ये अपने और अपने समुदाय की रक्षा कर सके। ये मुख्य रूप से पितृवंशीय समाज में रहते हैं और इनमें बहिर्विवाह होता है। इनमें किसी एक व्यक्ति को महत्व देने के बजाय एक समुदाय को महत्व दिया जाता है। जाति भेद और रक्त भेद इनमें बहुत अधिक सुदृढ़ होते हैं, यानी कि इनमें अलग अलग जाति के अनुसार अलग अलग कार्य किए जाते हैं, जैसे लोहे के शस्त्र बनाते हैं, सुनार आभूषणों का निर्माण करते हैं। और इनमें जो विवाह है वह समान वंश और गोत्र में नहीं होते हैं। जो मसाई जनजाति है वह अनेक उपवर्गों में विभाजित होती है। इनमें बहु विवाह भी प्रचलित होता है। एक युवक एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, लेकिन जो प्रथम स्त्री होती है उसका सबसे अधिक महत्व होता है। उसके बाद द्वितीय तृतीय उनके महत्व कम होता जाता है। जब बंटवारा किया जाता है तो प्रथम स्त्री को सबसे अधिक पशु मिलते हैं, द्वितीय स्त्री को उसकी तुलना में कम और तृतीय स्त्री को उसकी तुलना में कम पशु प्राप्त होते हैं। और जो माता के हिस्से में जो पशु आते हैं उन्हीं का बंटवारा उनके बच्चों में किया जाता है। जो स्त्री और बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग झोपड़ियां बनाई जाती है। योद्धा युवकों का एक दल गठित किया जाता है जो बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करता है। क्योंकि शिक्षा की इनमें कमी है और इनका बाहरी विश्व से संपर्क नहीं है, इसलिए ये लोग बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। ये जादू टोने में विश्वास रखते हैं। इनका एक धार्मिक नेता होता है जिसे कहा जाता है लेबोन, और ये लेबोन से बहुत अधिक डरते हैं। उसकी भविष्यवाणी को ये हमेशा सत्य मानते हैं। विभिन्न प्रकार के अपराधों जैसे चोरी, बलात्कार, हत्या, इनके लिए इनके समाज में दंड की व्यवस्था होती है। प्रत्येक जाति और गोत्र का एक मुखिया होता है जो अपराध करने वालों को उनकी गलती के आधार पर सजा सुनाता है। इसके बाद बात करते हैं मध्य एशिया में रहने वाली किर्गिज जनजाति के बारे में। किर्गिज भी एक पशुपालक भ्रमणशील जनजाति है जो कि मध्य एशिया में मुख्य रूप से थ्यान और पामीर के पठार क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ पर केवल घास ही वनस्पति के रूप में उग पाती है, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वह चारागाहों में पशुचारण पर ही निर्भर करती है। यहाँ पर शीतकाल में हिमपात होता है, ग्रीष्मकाल में कुछ वर्षा होती है, जिस कारण चारागाहों का विकास हो जाता है। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वह पशुचारण होता है। पशुओं में ये मुख्य रूप से भेड़ और बकरी पालते हैं। याक का उपयोग ये बोझा ढोने के लिए करते हैं। पशुओं का मौसमी प्रवास होता है। ग्रीष्मकाल में किर्गिज अपने पशुओं को लेकर पर्वत घाटियों में चले जाते हैं और शीतकाल में मैदानों में आ जाते हैं। पशुधन इनकी मुख्य संपत्ति होती है, इस कारण इनके जो भोजन है उसका मुख्य हिस्सा भी पशुओं से प्राप्त पदार्थ ही होते हैं। कभी कभी ये शिकार भी करते हैं। किर्गिज जो है वह एक लंबा चोगेनुमा वस्त्र धारण करते हैं जिसे कहा जाता है कप्तान। यह टखनों तक लंबा होता है, इसकी बाहें चौड़ी होती है, कॉलर संकरा होता है और उठा हुआ होता है। शीतकाल में ये चमड़े से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। इनके घर जो है वह प्रायः गोल आकृति के तंबू होते हैं जिनकी छत गुंबदाकार होती है। विलो नामक वृक्ष के क्षैतिरों में छेद करके उनके चमड़े की पट्टियों से बांधकर इन्हें तैयार किया जाता है। जो किर्गिज होते हैं उनके समाज में बड़ों का बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। ये मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हैं। किर्गिज अत्यंत ही साहसी, शौर्यवान और स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले होते हैं।
ये सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत की के पठारी भाग में रहने वाली एक मुख्य जनजाति की, जो है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के पठारी भाग में निवास करती है। आप मानचित्र में जो रेड कलर का एरिया देख रहे हैं वह गोंड जनजाति का मुख्य हिस्सा है। भारत में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह इसी जनजाति की मानी जाती है। मुगल शासनकाल और मराठा आक्रमण से पूर्व गोंड जनजाति का अपना एक शासन था। मुख्य रूप से इनका शासन जो है वह विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा पहाड़ियों वाले क्षेत्र में था। गोंड जनजाति के लोग जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक संरचना जो है वह, इनका कद जो होता है मध्यम होता है। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट 5 इंच होती है। इनका रंग काला होता है, बाल काले और रूखे होते हैं। इनका शारीरिक गठन संतुलित तो होता है, लेकिन ये देखने में सुंदर नहीं होते हैं। इनका सिर गोल होता है, होठ मोटे होते हैं। जो स्त्रियां हैं उनका कद पुरुषों की तुलना में कम होता है और उनका रंग भी पुरुषों की तुलना में कम काला होता है। गोंड जनजाति जो है उसका आर्थिक जीवन जो है वह कृषि, मछली पालन, वनों से प्राप्त होने वाली उपज और पशुचारण पर निर्भर करता है। साथ ही ये लोग खानों में खुदाई का काम भी करते हैं। अब कुछ उद्योग एवं कारखाने उन क्षेत्रों में खुल गए हैं तो वे वहाँ पर श्रमिक के रूप में भी कार्य करने लगे हैं। मुख्य रूप से इनके द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसे कि झूमिंग कृषि कहा जाता है। यानी कि ये एक स्थान पर भूमि को साफ करके खेती करते हैं। जब 2-3 साल बाद उस भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो वे दूसरे स्थान पर जाकर उस क्षेत्र को साफ करके कृषि कार्य करने लगते हैं। जंगलों में को साफ करके जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है दीपा कृषि। और पहाड़ी ढालों पर गोंडों द्वारा जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है पेंडा कृषि। ये कृषि कार्यों में सहायता के लिए गाय, बैल आदि पशु पालते हैं। साथ ही उनका जो दूध, दही और अन्य भोजन सामग्री प्राप्त होती है उसे ये भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और उनको बेचकर उनके बदले अनाज एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं। इनके द्वारा जहाँ कहीं भी जल की प्राप्ति होती है वहाँ पर मत्स्य पालन भी किया जाता है। गोंड लोग जो हैं वह अब कुटीर उद्योगों को भी स्थापित करते हैं, जहाँ ये औजार बनाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक गांव या 2-3 गांवों के लिए एक लोहार होता है जो खेती के लिए साधारण औजार बनाता है। इसके अलावा इनके द्वारा हथकरघे से कपड़ा बनाने का कार्य, टोकरियां बनाने का कार्य भी कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता है। इनके भोजन का मुख्य भाग होता है चावल और मोटे अनाज। ये मुख्य रूप से इनके आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उन्हीं को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। महुआ का इनके भोजन में विशेष स्थान होता है। ये महुआ के ताजे फल भी खाते हैं और उनको सुखाकर भी खाया जाता है। साथ ही वनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न फल जैसे आम, आंवला, जामुन और कंदमूल जो है उसको ये भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। इनके वस्त्र जो हैं वह सूती कपड़े के बने हुए होते हैं। साथ ही ये आभूषणों को भी धारण करते हैं और इनके द्वारा अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार का गोदन यानी कि जो टैटूज जो होते हैं वह बनवाए जाते हैं। महिलाएं मुख्य रूप से साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं और पुरुषों द्वारा धोती और कुर्ता पहना जाता है और ये सिर पर
पगड़ी या फिर तौलिया बांधकर रखते हैं। इनकी अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ये पितृ प्रधान समाज के में रहते हैं। पिता की मृत्यु के बाद उसकी जो संपत्ति होती है वो पुत्रों में बांट दी जाती है। इनमें जो विवाह होता है वह अनेक पद्धतियों से होता है, जैसे कि पेठू विवाह होता है, हरण विवाह होता है, विधवा विवाह होता है, सेवा विवाह होता है, विनिमय विवाह, मकली विवाह। ये संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। परिवार की इकाई को भाईबंद के नाम से जाना जाता है। परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वह परिवार का मुखिया होता है। स्त्रियों को इनके समाज में अधिकार कम प्राप्त होते हैं। इनके जो गांव का मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। गोंडों के गांव में मुख्य रूप से 3 सामाजिक संस्थाएं होती हैं। बाड़ा, गुरी और गोतुल। बाड़ा जो गांव का पटेल होता है उसके घर को बाड़ा कहा जाता है। यह मुख्य रूप से गांव के मध्य में स्थित होता है। यहीं से गांव की धार्मिक सामाजिक गतिविधियों का संचालन होता है। गांव के अन्य घरों की तुलना में यह घर जो है अधिक बड़ा होता है और सुंदर होता है। गुरी जो होता है वह गांव का एक कम्युनिटी हॉल होता है। इसका आकार प्रकार गांव की जनसंख्या पर आधारित होता है। गांव के सभी लोग मिलकर इसका निर्माण करते हैं और इसमें मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद है गोतुल। गोतुल जो है वह युवा गृह होता है। यहाँ पर अविवाहित युवक और युवतियाँ रहते हैं। इसे अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मुरिया इसे घोटुल कहते हैं। मुंडा हो